उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्ज ए जफ़ा क्या है। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्ज ए जफ़ा क्या है। और हमें यह शौक़ है देखे सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे चरख का क्या गिला करें। दहर से क्यों खफा रहे चरख से क्या गिला करें। सारा जहां अदू सही आओ मिलकर मुकाबला करें। दोस्तों, अभी जो ये 4 लाइनें आपको मैंने प्रस्तुत किया, जो ये 4 लाइनें आपको बताया, आपके मुंह से ये निकल रहा होगा कि वाह, या कुछ आप सोच रहे होंगे कि ये क्या शायरी है। तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। यह एक भाई के द्वारा एक भाई को लिखे गए पत्र, जो कि जेल से लिखा गया था, और इसके द्वारा हिंदुस्तान की क्रांतिकारी विचारधारा को और अधिक मात्रा में ऊर्जा देने की कोशिश की गई थी। ये लाइनें बयां करती हैं। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था कि इसके बारे में कहा जाता है कि उसके शासनकाल के दौरान कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। लेकिन दोस्त, क्या आप जानते हैं, इतनी ताकतवर हुकूमत को एक मात्र 23 साल का युवा लड़का, महज 23 साल के युवा लड़का, इसके पूरे हुकूमत को हिला करके रख दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने देश का रियल हीरो ऑफ दिस इंडिया, हमारा रियल हीरो, आपका रियल हीरो, इस देश के युवा साथियों का हीरो, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में, जो कि रियल हीरो ऑफ इंडिया कहलाएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आप हमें लाइक करते हैं या नहीं करते, इसका कोई वजह नहीं हो सकता। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि यदि आप एक हिंदुस्तानी हैं और यदि आपके अंदर हिंदुस्तानी खून खौल रहा है और भगत सिंह के दीवाने आप भी हैं, तो यकीन समझिए कि इस वीडियो पर आपको शुरू से अंत तक बने रहना होगा। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे जिसे सुन करके आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, भगत सिंह के नाम तो बहुत ने सुना होगा, और शायद ही वो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदुस्तानी होगा जो भगत सिंह के बारे में नहीं जानता होगा। लेकिन क्या भगत सिंह के बारे में आप ये सारी जानकारियां रखते हैं? क्या आपको फैक्टली मालूम था कि जब उनको फांसी दिया गया तो उनके लाशों का क्या हुआ? अंग्रेजों ने उनके लाशों के साथ क्या किया? आखिर क्रांतिकारी विचारधारा लेकर के भगत सिंह जैसा लड़का एक छोटे से उम्र में क्यों वो जो है लगभग 12 साल की उम्र में वो हिंदुस्तान की क्रांतिकारी का रूप ले लिया? बने रहिए हमारे साथ, आपको हर एक कड़ी को एक्सप्लेन करेंगे जो आपको हिला करके रख देगी। कहते हैं ये वो भगत सिंह है जिनके चाहने वाले सरहद के इस पार हिंदुस्तान में अगर हैं तो ये एकमात्र हिंदुस्तानी है या एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके चाहने वाले सरहद के उस पार अर्थात पाकिस्तान में भी लोग उपस्थित हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सरदार भगत सिंह का जन्म जो वर्तमान पाकिस्तान में है उसी में हुआ था। तो पूरी डिटेलिंग करते हैं हम आपको इस घटनाओं को, बने रहिएगा हमारे साथ। 28 सितंबर 1907 का ये वो दिन है जब वर्तमान पाकिस्तान के लायलपुर पंजाब के बंका गांव में इनके जन्म हुआ। ये एक किसान परिवार से थे और इनके पूर्वज महाराणा रंजीत सिंह के जो सैनिक शासन थी, जो संगठन था, उसमें ये लोग कार्यरत थे। किसान परिवार से होते हुए भी इनके पिताजी का नाम जो था किशन सिंह था, मम्मी का नाम सभी जानते हैं विद्यावती कौर था, और ये एक सिख परिवार से बिलोंग्स करते थे। बात यह प्रश्न उठती है कि आखिर क्या ऐसा वजह रहा होगा जब भगत सिंह इस क्रांतिकारी में पहुंचे होंगे, या भारत की इतनी छोटी सी उम्र में भारत की आज़ादी के लिए छलांग लगाई इन्होंने। आइए पहली घटना के बारे में बात करते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये सभी जानते हैं। हजारों की संख्या में उसमें लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए। सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वे अंग्रेजी हुकूमत से अपनी अधिकार चाहते थे। बस इसी के लिए मीटिंग चल रहा था, आप सभी जानते होंगे।
उस वक्त भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। 12 साल की उम्र हुई होगी, 7 में जन्म हुआ। 1919 की घटना है ये। जब इस घटना को सुने तो भगत सिंह मीलों की दूरी तय करके और जालियांवाला बाग हत्याकांड के पास पहुंचे और उस दिन उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं करना है, मुझे अपने देश की सेवा करना है, मुझे अपने देश से अंग्रेजों को हटाना है, मुझे अपने देश से अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करना है। इस योजना के साथ हमारे देश का रियल हीरो, द किंग ऑफ दिस इंडिया, भगत सिंह नेशनल कॉलेज से पढ़ाई छोड़ करके क्रांतिकारी का रास्ता चुन लिए। शुरुआत में अकेले रहे, नौजवान भारत सभा की स्थापना किया सबसे पहले। धीरे धीरे करके बस ये आगे बढ़े तो लगभग 3 सालों के बाद आप सभी जानते हैं कि 1922 के दौरान महात्मा गांधी के माध्यम से असहयोग आंदोलन पूरे भारत में चल रहे थे। आंदोलन बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर था। इसी बीच में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी कांड होता है और इससे आहत होकर के महात्मा गांधी इस आंदोलन को रोक देते हैं, इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। हमारे देश के किसानों को बड़ा उम्मीद था इस घटना से, बहुत उम्मीद था असहयोग आंदोलन से। लेकिन जब महात्मा गांधी ने इसको रोका कि नहीं, असहयोग आंदोलन को हम ठप करते हैं, तो किसानों के साथ साथ, चूंकि भगत सिंह भी किसानों के परिवार से आते थे, इन्होंने सोचा कि शायद महात्मा गांधी किसानों की सहायता नहीं कर पाए, वे इनके साथ खड़ा नहीं हो पाए। बड़ा दुखी हुए भगत सिंह। पहले से तो 1919 की जालियांवाला बाग हत्याकांड से दिल टूटा ही हुआ था, लेकिन अब ये आग और कुछ भड़क उठा। उनका अब सत्य अहिंसा से विश्वास ही हट गया। भगत सिंह का सत्य अहिंसा से बिल्कुल विश्वास हट गया। वे अब सोचे कि नहीं, हमें क्रांतिकारी रास्ता चुनना होगा और हमारे भारत को सत्य अहिंसा से आजादी नहीं दिलाई जा सकती है, बल्कि इस क्रांतिकारी व्यवस्था, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से हम भारत को आजाद करा सकते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि काकोरी कांड के दोषी सिद्ध जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, उनके सहित 4 आदमी और थे जिनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। अभी 1922 वाली घटना खत्म ही नहीं हुआ था। आप समझ रहे, साइमन कमीशन के दौरान उस समय लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा गया, उसमें उनके देहांत हो गई। ये सारी चीजें भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी के दिलों में धड़क रहा था, ये उनके अंदर उथल पुथल मचा रहा था। एक के बाद एक घटनाएं, एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही थी और इस इंसान को देश से प्यार, इसके अंदर पूर्ण रूप से क्रांतिकारी व्यवस्था। इस दौरान भगत सिंह बहुत दुखित हुए और उन्होंने सोचा कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान वे चलते हुए जाकर के चंद्रशेखर आज़ाद से मिले और चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य बन गए। बाद में इसी पार्टी का नाम हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया। मैं आपको इस घटना के बारे में बताऊं, चंद्रशेखर आज़ाद से जब भगत सिंह मिले तो उस दौरान भगत सिंह ने अपनी पूरी बातें बताई चंद्रशेखर आज़ाद को और इन्होंने कसम खाया मोमबत्ती पर हाथ रख करके कि हम इस देश के लिए मर मिटेंगे, फांसी क्यों ना हो जाए, लेकिन भारत को हमें आजाद कराने के लिए अंतिम सांस तक हम एक दूसरे का साथ देंगे। ऐसी चल रही थी जिंदगी। ये हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन रिपब्लिकन जो थी, वह ऐसे युवकों को तैयार कर रही थी जिसका उद्देश्य था सेवा करना, त्याग करना, पीड़ा सहने की क्षमता रखना। अगर ऐसी आपके पास ताकत है तो आप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य हो सकते थे। बने रहिएगा हमारे साथ, एक से बढ़कर एक चीजें आपके सामने हम उपस्थित कराएंगे। आगे देखते हैं भगत सिंह राजगुरु के साथ। आगे घटनाएं होती है कि भगत सिंह राजगुरु के साथ मिलकर के 17 दिसंबर 1918, याद रखेंगे 17 दिसंबर 1918 को लाहौर में सहायक पुलिस, जिसका नाम था रह चुके जेपी सॉन्डर्स, की हत्या कर दी। भाई, इतने हत्याएं हो रही थी, जिसको देश से इतना लगाव है, इसने मिलकर के हत्या कर दिया। फिर वहां से बच निकले। कुछ दिनों के बाद बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को यह सोचा कि ये जो बाहरी अंग्रेजी सरकार है, इस बाहरी अंग्रेजी सरकार के अंदर भरे हुए कान की रुई को निकालना चाहिए।
और हमारे देश के लोगों के साथ इसे इस तरीके से जो क्रूर व्यवहार कर रही है, इसको समझाना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। इस योजना के लिए बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए सेंट्रल असेंबली, जो कि वर्तमान की दिल्ली की संसद भवन के खाली बेंचों पर बम फेंक दिया। अब बम फेंकने के साथ साथ उस पर पर्चे भी फेंक दिए और कुछ पर्चों को हवा में लहरा दिया। और हवा में लहराते समय इनके मुख से एक आवाज आई जिसको कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। ये उनके नारे थे। लेकिन दोस्तों जानते हैं, जब कोई क्रांतिकारी या जब कोई आदमी जब बम फेंक दिया और समझता है कि हाँ हमने गलती कर दिया, तो वहां से भाग जाना चाहिए। इनके पास भागने के भी चांस थे, लेकिन सर ये भागे नहीं। भगत सिंह भागे नहीं और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों भागे नहीं, वहीं पर रुक गए। और रुक करके कुछ बातें इसमें कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। जरा सोच सकते हैं, इन घटनाओं की वजह से ये हिंदुस्तान का रियल हीरो कहलाते हैं, जो अंग्रेजी सरकार की कानों को खोलकर फिर कहता है कि भागेंगे नहीं, हमें गिरफ्तार करो, हम देश के लिए मरना चाहते हैं। अजीब सी घटनाएं हैं इनके आगे। भगत सिंह कभी भी खून खराबे का समर्थन नहीं किए, बस अंग्रेजी सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचा देना इनका सबसे बड़ा वजह था। यह था कि जब तक वो अपनी गिरफ्तारी दे दिए तो फिर अंत में चांसेस क्या आते हैं, अब इनको जेल होगी। जी हां, लगभग 2 सालों तक भगत सिंह जेल में रहे और फिर वहीं वे लगातार अध्ययन करते रहे और अंदर से ही पत्र पत्रिकाएं लिखते रहे और अपने देश की क्रांतिकारी को हवा देते रहे, गर्म हवा बिल्कुल, जिससे कि क्रांतिकारी नौजवान युवा साथी बिल्कुल उठ करके खड़े हो जाए। दोस्तों 26 अगस्त 1930 का वो दिन था जब अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थों की रखरखाव के लिए आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी घोषित किया और 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का एक निर्णय पत्र जारी किया गया, जिसके अनुसार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी देने का फरमान सुनाया गया। जैसे ही यह फैसला बाहर आई, पूरे हिंदुस्तान में बारूद की तरह फैल गई। हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भगत सिंह को चाहने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह को कैसे बचा लिया जाए, इसके लिए दुआ करने लगा, अपील दायर करने लगे, वाफीनामा और भगत सिंह की अच्छाइयों को दिखा करके भगत सिंह को बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जानते हैं भगत सिंह के अंदर क्या चल रहा था? भगत सिंह को ये बातें बिल्कुल रास नहीं आती थी। भगत सिंह से जब कहा गया कि आप इस पर माफीनामा पर सिग्नेचर कीजिए और माफी मांग लीजिए, अब बच जाइएगा, हिंदुस्तान के इस द रियल हीरो ऑफ दिस कंट्री, इसने माफीनामा पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। गांधी जी भी प्रयास किए, भगत सिंह ने यही कहा कि अगर मेरी फांसी लिखा गई है तो मेरी फांसी होगी, और अच्छा तो यह होगा कि मुझे फांसी देने के स्थान पर मुझे सड़कों पर खड़ा करके गोली से उड़ा दिया जाए। समझ रहे हैं ना? जिसका फांसी होने वाला हो उसकी इच्छा हो कि मुझे सड़कों पर रख करके गोली से उड़ा दिया जाए। जानते हैं इसके पीछे क्या था? भगत सिंह की एक बड़ी सोच, भगत सिंह की एक राष्ट्रवादी और एक क्रांतिकारी व्यवस्था। वो जानते थे, वे चाहते थे कि आप मुझे सड़कों पर उड़ा दो ताकि मेरे मरने के बाद हमारा भारत में इतने क्रांतिकारी आ जाएं, इतने क्रांतिकारी, इतने भगत सिंह पैदा हो जाएं कि याद रखो कि हमारे जाने के बाद हमारा भारत आसानी पूर्वक इस अंग्रेजों को खदेड़ सके और अंग्रेजी हुकूमत से हमारा भारत स्वतंत्र हो पाए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि भगत सिंह को अंततः 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर
राजगुरु सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। अजीब सी बात है, फांसी पर जाने से पहले ये तीनों में होड़ लग जाती है कि पहले कौन जाएगा। जिस वक्त भगत सिंह को यह सूचना दी गई कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आपकी फांसी होने वाली थी, अजीब सी भावना थी। उन्होंने कहा कि मैं लेनिन की जीवनी पढ़ रहा हूं और मुझे कुछ वक्त दिया जाए, क्योंकि कुछ ही पृष्ठ बाकी हैं, मैं इसको पढ़ पाऊँ, यही मेरी अंतिम इच्छा है। क्योंकि लेनिन भी एक क्रांतिकारी था। इनका कहना यह था कि एक क्रांतिकारी का विचारधारा एक क्रांतिकारी से पहले तो मिल जाए। यही काम था दोस्तों कि कुछ मिनट के बाद जब अंतिम पन्ने को शायद भगत सिंह ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन उन्हें लगा कि अब वक्त ज़्यादा नहीं है, तो उस किताब के पन्नों को उन्होंने आसमान में फेंक दिया, छत की तरफ उछाल करके फेंक दिया और कहा कि हाँ अब चलो, मुझे ले करके अब चल सकते हो। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव वहाँ से चल पड़े और जाने के बाद दोस्तों अजीब सी बातें आती हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते जा रहे थे, एक दूसरे से गले मिलते जा रहे थे और उनकी मुंह से एक ही आवाज़ आती थी, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। फांसी होने के बाद अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि इसकी सूचना यदि भारतीय लोगों को लगी तो आंदोलन भड़क जाएगा। फांसी तो दे दिया अंग्रेज़ों ने, लेकिन आप सोच सकते हैं 23 साल के इस लड़के के बारे में, इसकी डर, इस हमारे हिंदुस्तान के जज्बात की ऐसी डर कि फांसी देने के बाद इनके लाशों को, यानी कि इनके मृत शरीर को टुकड़े टुकड़े उन लोगों ने काट दिया। भगत सिंह के शरीर को और बाकी इनके दोनों मित्रों के शरीर को टुकड़े टुकड़े काट दिया और काट करके उसको बोरियों में भर लिया। सोच सकते हैं, इतिहास गवाह है कि भगत सिंह के शरीर के सभी टुकड़े भी नहीं मिले हैं। लाशों को टुकड़े टुकड़े में बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर गए, जहां पर जानते हैं क्या किया? घी के स्थान पर इन लोगों ने उस लाशों पर किरोसिन तेल फेंक दिया और किरोसिन तेल फेंक करके उस लाश को जला रहे थे। सोच सकते हैं आप, अपने आप में एक दर्द है ये। और जब लोगों ने, पास पड़ोस के लोगों ने जब देखा कि अरे भाई ये धुआं कहाँ से निकल रहा है, लोग जब वहाँ पर आए तब तक पता चला इन लोगों को, इस अंग्रेजी हुकूमत को, कि अब तो लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इस अधजल्ले शरीर को उठाकर इन लोगों ने सतलुज नदी में फेंक दिया था। लोग रोते पिटते, पता चला कि भगत सिंह की लाश जलाई जा रही है, राजगुरु सुखदेव की अस्थियां हैं, ये उनकी हड्डियां हैं, ये उनकी शरीर के टुकड़े हैं। लोगों ने छान करके अपने दिलों से लगा लिया और एक एक करके एक एक टुकड़े को एक जगह रख करके और फिर उसको रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया। क्या आप ऐसे हिंदुस्तान के वीरों का अपना रियल हीरो नहीं मानते हैं? मैं तो यही समझता हूँ, माई हीरो इज द भगत सिंह। भगत सिंह है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। गांव वालों ने ऐसा कर दिया। जाते जाते कुछ और बिंदु मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि बहुत तकलीफ के साथ इन सभी चीज़ों को मुझे बताना पड़ रहा है। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले व्यक्ति का नाम जो था G.C. हिल्टन था। लेकिन इससे पहले भी किसी आदमी को यह कहा गया था कि आप, या कोई जज थे, वो फांसी लिखने वाले थे, जिनका नाम था जस्टिस आगा हैदर। जब इनसे कहा गया कि आप फांसी लिखिए, तो जस्टिस आगा हैदर, वो ये व्यक्ति है, वो जस्टिस हैं, इन्होंने कहा कि सुनो, मेरे पद रहे या न रहे, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मेरी कलमों से भगत सिंह की फांसी नहीं लिखी जा सकती और मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं। जस्टिस पद से हैदर आगा खान ने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे भी हिंदुस्तान के लोग हुआ करते हैं। अंतिम बातें, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो फांसी दी गई, इसकी खबर लाहौर से प्रकाशित होने वाली एक अखबार थी, अंग्रेजी अखबार, जिसका द ट्रिब्यून नाम है, उसी द ट्रिब्यून में इसको छापा गया था। तो दोस्तों, हमारे द रियल हीरो ऑफ इंडिया के बारे में मैं आशा करता था इसको बनाने के लिए वीडियो और आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने जो भी बिंदु मैं रख रहा हूँ
उससे मैं खुद आहत हूँ इसको पढ़ करके। बहुत कोशिश करके आपके सामने इस सभी बिंदुओं को रखा है। यदि आपको ये सही वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही सर। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।